नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल भारत की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए हैं और खास करके 90 के दशक में जो आए वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण थे। और इसलिए जिन्होंने ऐसे समय में 1989 और उससे लेकर के पांचवी लोकसभा है लगातार उस तरह के अनुभव देखे, जमीनी लड़ाई भी लड़ी, चुनाव भी लड़े, मंत्री पद भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भी रहे और मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी हैं। और लेकिन उनको जमीनी नेता हम अधिक मानते हैं और उनके पास बड़े गंभीर मंत्रालय भी रहे। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन कोयला जैसा मंत्रालय हो और न हाथ काले हो, न बदनामी हो और उसके बाद भी जनता लेकर के भेज दे। वरना हमने देखा है मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय कोयला मंत्रालय कहाँ से कहाँ पहुँचा। और चाहे जल हो, नर्मदा हो, संस्कृति हो, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता और इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और ऐसे समय में जैसा मैंने कहा कि जमीनी लड़ाई लड़ने में कई लोग ये मानते हैं कि आप तो बड़े जुझारू और बड़ा संघर्ष आंदोलन भी करते रहे, लेकिन इस समय जो आ रहा है बंगाल में, यूपी में, बीजेपी को वोट देंगे तो गला काट देंगे, तलाक दे देंगे। बंगाल में तो ये है कि आप तो बंगाल भी गए, जिस समय अगर प्रधानमंत्री गए थे उसके बाद अभियान में भी गए, लेकिन इतनी कटुता का जो दौर आया है और जो बिल्कुल राजनीतिक युद्ध के बजाय एक कहना चाहिए कि बिल्कुल जैसे होता है ना मारकाट वाला जो हम लोग दस्यू इलाका आपका रहा है उस इलाके से प्रभावित, ऐसा क्यों हो गया है? मैंने दो बड़े बदलावों को अपनी आंख से देखा है और मैं उसमें साक्षी रहा हूं। 89 का जब कांग्रेस जा रही थी और पूरी तरह से विपक्ष ताकत के साथ में आ रहा था, गठबंधन की राजनीति में भी बहुत संतुलन की जरूरत थी। टकराहट तब भी थी, मंडल कमीशन के कारण जो हिंसा देश में चल रही थी उसने एक बार चुनौती खड़ी की थी। दूसरा बदलाव अभी का है 2014 का, बीच के कालखंड की बात आपने कही है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ये 2014 के थोड़े पहले से पश्चिम बंगाल की राजनीति का परिवर्तन है। हमको ये बताया जाता था कि जो विचार हमारा था कि लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम ये मानते थे कि नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद या कम्युनिज्म ये हमेशा कहते भले गरीब की बात है, दर्द की बातें करते हैं, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं हिंसा है। और नक्सलिज्म में और वामपंथी उग्रवाद में बड़ी साफ थी बात है। लेकिन जब आप जातिवाद भी था, जातिगत हिंसा जो होती थी, मैं पंजाब का उदाहरण देता हूं कि पंजाब में जब आतंकवाद था तब बिहार में दो समूह एक जाति विशेष के नाम लेना ठीक नहीं है, 20-20 लोग मर जाते थे, समाचार नहीं बनता था वो, एक छोटी सी लाइन में कि 12 लोग मर गए, 17 लोग मर गए, ऐसा हमारे एक वरिष्ठ सांसद भी कहते थे। लेकिन पंजाब की हिंसा को लोगों ने नोटिस में लिया, उसके अनेक कारण हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। लेकिन जब आज हम बंगाल की बात करते हैं तो जातिगत हिंसा तब भी थी, जातिगत हिंसा आज भी है। क्षेत्रीय भाषावाद पर जो हिंसा होती थी वो हिंसा यदा कदा होती थी, लेकिन वो भी नोटिस में ली जाती थी। आज मैं ये मानता हूं कि वामपंथियों को रिप्लेस करने के लिए जो मॉडल अपनाया गया वो लोकतांत्रिक नहीं था, वो पूरी तरह से उससे भी क्रूर मॉडल था। और मुझे लगता है चाहे ममता बनर्जी के नाम की भी बात करूं या अन्य किसी की बात करूं, ये दुर्भाग्य है कि वामपंथियों को हटाने के लिए उससे एक क्रूर मॉडल की कोशिश की गई। तो मैं मानता हूं कि छद्म नक्सलवाद है। कि बंगाल से लेकर के आप देखिए अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह के जो होने लगा इस बार के चुनाव में, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इसलिए भी आप कहें हम देखा जाए तो बुंदेलखंड सारा इलाका वो यहाँ से लगा हुआ था। लेकिन ऐसा लगा कि भाई, और वोट इतने भारी बहुमत यदि मिला भी भाजपा को, उसके बाद मतलब अल्पसंख्यक समुदाय, वैसे तो आप भोपाल और सब जगह आप खुद इतना देखते रहे हैं, यूपी में भी आप जाते रहे, इस बार तो अल्पसंख्यक महिलाओं ने वोट दिया, उनको मुस्लिम कहिए या सिख यदि पंजाब में है तो महिलाओं ने, लेकिन उस तरह से एक सामाजिक एक तरह से उन पर हिंसा जैसा शुरू हुआ, ये खतरनाक नहीं लगता? हमें दो बातों को दो हिस्सों में इसको बांटना चाहिए। एक था कि हमको दूर रखा गया अल्पसंख्यकों को, हमेशा कोशिश होती रही कि ये आएंगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद में जितनी भी नीतियां बनी, और ये कमाल की बात है, ये कभी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में जरूर कहूंगा कि मतलब जो दूर देखने की क्षमता है
उसका कोई सानी नहीं है। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए, उसको आरक्षण इसलिए चाहिए था ना कि उसको मौके मिले विकास के। उसको घर बैठे बिना मांगे घर बैठे मिला, बिना मांगे मिला, और किसी ने उससे उसकी फीस नहीं ली और प्रलोभन भी नहीं दिया। लेकिन एक प्रभात भाई, एक जो जिसको आपने कहा ना, मीडिया हो, कुछ प्रगतिशील तत्व हो, कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के हैं, वो खास करके वो एक तरह से कहते रहे भाजपा ही ने ऐसा माहौल बनाया या आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया या बजरंग दल के लोगों ने बनाया जिसकी वजह से एकदम टकराव की स्थिति आई, या उन्होंने ऐसे आक्रामक हमले किए, बुलडोजर बाबा बने। अभी मैं आऊंगा मध्य प्रदेश में भी अब उनको बुलडोजर मामा कहने लगे। मतलब वो एक कानून व्यवस्था और न्याय के प्रति एक तरह से लगता है कि भाई आप उसको इनकार कर रहे करें, हम जो चाहेंगे कुचल देंगे, वो बीजेपी करे या ममता करे। ये जो एक इंप्रेशन है राजनीति में, क्या इसके लिए कुछ भाजपा भी जिम्मेदार है या उसके कुछ ऐसे लोग जो अवांछित कई बार होता है, सिर्फ फिर भ्रमित होकर के पार्टी से अलग हो गए या संगठन बना लिया, ऐसे लोग भी हो सकते हैं? देखिए, हमें राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो या आज कोई मुझसे पूछे आप संघ के स्वयंसेवक हैं, मैं कहूंगा हाँ मैं हूं। आप परिवार संगठन को जानते हैं, मैं कहूंगा हाँ हूं। इसमें तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर बंगाल में 10 लोग जिंदा जला दिए जाएं, उसमें बच्चियां हों, महिलाएं हों, ये लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं चुप क्यों हो जाते हैं? मानवता तो वहां भी सर्वसार हुई। हिंसा ऐसी हिंसा थी लेकिन कोई नहीं बोला। लेकिन बाकी जगह पर अगर होगा, किसी ने के गले में अगर केसरिया कपड़ा डला है तो वो मानकर चलिए कि वो हमको टैग कर दिया जाएगा, क्या ये ठीक है? और इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। हमें पारदर्शिता के साथ, स्पष्टता के साथ, हमारे लोगों ने गलती की है तो प्रधानमंत्री ने, अगर किसी ने गलती की या हमने सीमाओं के बांग्लादेश के विवाद पर पार्टी का ही फैसला था उसको पलटा, तो प्रधानमंत्री ने हाउस में आके कहा कि हमने पलटा है इसको। ये जातीय जो एक कहा जाता था, आपने बिहार का भी नाम लिया, मध्य प्रदेश में एक समय था जब जातीय आधार बहुत कम होता था, मतलब हम लोग जिस हिसाब से डेवलप हुए। तो अब इस बार जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि भाई हम जाति वाला इस तरह से खत्म करके, जैसा आपने कहा भेदभाव नहीं, किसी जाति का हो, योग्य होगा या काम करके देगा उसको दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सचमुच पे उससे जाति आधार पर वोटिंग कम हो रहा है? ये एक पक्ष ये होता है कि हम जाति में, छोटी जातियों में, छोटे वर्गों में, कमजोर वर्गों में नेतृत्व पैदा करें। ये संगठन का मूल काम है और होना भी चाहिए। आप जातियों को लाइन लगाकर वोट देने भर के लिए खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जातिवाद किया। समाज के भीतर नेतृत्व पैदा करना ये भारतीय जनता पार्टी की विचार नीति है। लेकिन जाति के नाम पर वोट मांगना कि जाति के नेता को पहुंचा दे तो इस जाति का वोट मिल जाएगा, यूपी के चुनाव ने साबित कर दिया कि एक तरफ सिर्फ लोग जाति की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सिर्फ विकास की बात हो रही थी, सुशासन की बात हो रही थी। ये इसी से जुड़ा है कि आपने जो कि उमा भारती जी मध्य प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री थी जो साध्वी उमा भारती आई, और कोई मुख्यमंत्री जहां तक मुझे भी याद है पिछले आज़ादी के बाद कोई बना नहीं। बनी ठीक है कि वो कुछ समय रही, बाद में राजनीति में केंद्र में मंत्री रही, आपके साथ बहुत उनके संबंध रहे। योगी आदित्यनाथ जी आए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई जो लोग साधु सन्यासी हो गए, अब वो राजनीति में तो उनको तो जनता से कोई मोह माया रहती नहीं है, परिवार से मोह माया नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों को नेतृत्व देने के बजाय प्रहलाद भाई, मतलब मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मतलब आप जैसे लोग हैं, ऐसे लोग जो बिल्कुल खाली विशुद्ध रूप से समाज से जुड़े रह करके राजनीति में सक्रिय हैं, उसमें अंतर होने से कहीं कठोरता तो नहीं आती है या मानवता रहती है? जो दौर है इसमें सख्त प्रशासन की जरूरत है, क्योंकि ये सच है कि पिछले दशकों में, अगर हम 2014 के पहले का देखें, परिवारवाद राजनीति की बड़ी ताकत बन गया था। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो परिवारवादी हैं, जो दिखती हैं और लोगों ने उसको महसूस किया। लेकिन क्या परिवार सिर्फ हमारा वही है जो हमारी खानदान है? परिवार हमको तो ये बताया गया था कि दुनिया हमारा परिवार है, बस 2 कुटुंब की बात हम करते थे। तो वो जो धारा है वो इसी त्याग के बाद संभव है। इसको नकारात्मकता में नहीं लेना चाहिए कि किसी ने शादी नहीं की या कोई साधु सन्यासी है तो उसमें क्रूरता होगी क्योंकि वो परिवार जानता नहीं। ये कुतर्क है, मैं इसे तर्क भी नहीं मानता। और मैं ये मानता हूं कि जो पूरे समग्र समाज को परिवार माने, वो मुझे लगता है कि यही जायज परिभाषा है, क्योंकि हम तो दुनिया को परिवार मानते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना में करके बता दिया कि हम जरूरतमंद देश थे, हमको दवाइयों की जरूरत थी, फिर भी हमने 150 देशों को दवाइयां दी। उसमें ताकतवर अमेरिका भी था, वो जरूरतमंद ब्राजील भी था। एक बात निकली, वैसे हो सकता है कि वो व्यक्तिगत उनका हो, लेकिन उमा भारती जी ने
जिस समय अभी एक वो पत्थर फेंक दिया शराब की दुकान पर, वो एक बड़ा मुद्दा मोरारजी भाई के समय से रहा, वो हम लोगों ने देखा। नशाबंदी हो, नीतीश कुमार जी ने अपने प्रदेश में करके देखा है। इस तरह के मुद्दे से क्या मतलब यदि वैसे आपको क्या लगता है, उमा जी वापस आना चाहती हैं या राजनीति में इस तरह के जो सत्ता में भी रहे हों, जिम्मेदार भी रहे हों, लेकिन वो भी इस तरह से जमीनी लड़ाई बाद में लड़ते हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मैंने उमा जी से एक बात कही थी कि इस जन्म में मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मतांतर हमारे उनसे हुए हैं, लंबा साथ भी रहा है। मुद्दे पर कोई असहमति नहीं हो सकती, लेकिन तरीके पर असहमति हो सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं नशा के खिलाफ मुझे काम करते समय शायद राजनीतिक नेताओं में सबसे लंबा समय मेरा होगा। एक इससे इस समय जो ताज़ा मुद्दा आया है मध्य प्रदेश में भी और कुछ राज्यों में बाकायदा पाठ्य पुस्तकों में गीता, और आप संस्कृति के मंत्री रहे हैं, संघ से आपकी भूमिका रही, संघ के साथ आपका लगाव रहा है, इस पर भी लोगों ने आपत्ति की, भाई गीता क्यों पढ़ा रहे हैं, गीता पढ़ाने का स्कूल के बच्चों को भी चाहिए, उनको समझ ही आएगा नहीं आएगा। ये इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं? ठीक है कि आप संस्कृति मंत्रालय आप हो ना हो, लेकिन आप संस्कृति के पुजारी हैं, नर्मदा के भक्त हैं, नर्मदा पुत्र हैं, तो क्या आप मानते हैं? गीता को पूरी दुनिया मानती है, तो मुझे लगता है कि ये तो पहले शुरू हो जाना था, इसमें विलंब होगा ये मैं जरूर कहूंगा। और गीता हमारे अगर बच्चों को पढ़ाई जाएगी, और इसमें कोई जैसे योग किसी पूजा पद्धति को परेशान नहीं करता है या उसको परेशान होना नहीं चाहिए, गीता में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा है। वो हमारी जीवन पद्धति को, हमारे आदर्श जीवन मूल्यों को स्थापित करती है, कर्म की शिक्षा देती है, कर्म के फल की चिंता मत करो, लोगों के बारे में कहो। तो मुझे लगता है कि यही चीजें तो आने वाली जनरेशन को पढ़ाई जानी चाहिए। और आज दुनिया अगर मांग देख रही है, उसको अगर कोई चीज चाहिए तो उसको शांति चाहिए, उसको टकराव बंद करना होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति के ये पैमाने जो गीता के रूप में है, वेद के रूप में है, उपनिषद के रूप में है, यही दुनिया को मार्गदर्शन करेंगे। मुझे कोई शंका इसमें नहीं है। एक अब आपसे थोड़ा सा मंत्रालय को लेकर के, चूंकि ये ठीक है कि कहने को लो प्रोफाइल लगे, मैं जानता हूं कि इस समय जल को सिंचाई एक समय विद्याचरण शुक्ला और पता नहीं कौन कौन मंत्री, मुझे तो KL राव का भी याद है, लेकिन आपके पास जल शक्ति का एक जो दायित्व मिला और नर्मदा से भी आपका लगाव रहा है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मंत्रालय का एक क्या स्वप्न आप देखते हैं कि जिससे कि बहुत कुछ सुधार और शक्ति का उपयोग हो सकेगा? तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री का विजन इतना बड़ा है। बार बार जब मैं प्रधानमंत्री कहता हूं तो कई लोगों को लगता होगा कि लोग प्रधानमंत्री का नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन आश्चर्य लगता है, मैंने बाकी जगह भी काम किया है, कि पानी है, मतलब जहां जहां पानी है वो एक जगह पर रखकर उसका विचार करिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। 91 में जब गुजराल जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, एक डिबेट में अटल जी ने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था अगला विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। आज 30-32 साल बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत उन देशों में है जिसने सर्वाधिक भूजल का दोहन किया। मतलब ये 3 दशक की यात्रा का परिणाम है। प्रधानमंत्री का यही कहना है कि जितना पानी आप जमीन से निकालते हो उतना डालना, उससे काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा डालने के बारे में विचार होना चाहिए। अब जो सर्वे होते थे वो 4 साल में होते थे, जो हमारा केंद्रीय भूजल आयोग है, उन्होंने कहा नहीं 2 साल में करना चाहिए। इस साल कह दिया कि नहीं हर साल करना चाहिए, कि आपको लेवल लेकर ग्राम पंचायतों के जो ग्राम एक्शन प्लान है उनको देना होगा, ताकि वो रिचार्जिंग के बारे में कर सके। टेक्नोलॉजी भी हमें देना है, टॉस्क भी हमें देना है, राज्य को और समाज को करना है। और इसलिए डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन की तरफ आगे जाना। पहले बांध सिंचाई के लिए बनते थे। प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि पहले शुद्ध पीने के पानी को दो, बचे उससे सिंचाई करो। और सारे लोग कैश कर आपके घर जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, जमीन के लिए अच्छा नहीं होगा, आने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिस पर उन्होंने काम न किया। आज ही मैं जवाब दे रहा था, तो जो सर्वे है वो 85% हिंदुस्तान का सर्वे हो गया। हम ट्रेडिशनल तरीके से, जहां पर वाटर कंटेमिनेशन है, जहां पर पानी में दूषित जल है, आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो, आयरन हो, नाइट्रेट हो, जो भी हो, या भारी जो भी मटेरियल्स हैं उनके हों, लेकिन 85% भारत के उसका सर्वे हो गया। और सर्वे करने का ट्रेडिशनल तरीका है हमारा। हम बोर करते हैं, आर्सेनिक 100 मीटर तक मिलता है, 100 मीटर के बाद नहीं मिलता, तो हम पानी, शुद्ध पानी लेते हैं, ऊपर पाइप को सीमेंट से चोक कर देते हैं और नीचे से शुद्ध पानी ऊपर ले आते हैं। जो उनका लक्ष्य है कि घर घर पानी मिले,
आपका मंत्रालय उसमें कुछ कर रहा है राज्यों के साथ तालमेल करके? निश्चित रूप से जो लक्ष्य है, जो कैलेंडर राज्यों की सहमति देकर बनाया है, उसमें 2020 में गोवा ने कहा था, उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2021 में तेलंगाना ने, हरियाणा ने कहा था, उसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। उसके बाद में यूटी, अंडमान निकोबार, आपका ये पांडिचेरी और दमन दीव, इनने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एक हरियाणा है जिसको इस साल प्राप्त करना था, उसने पिछली बार ही प्राप्त कर लिया। तो मुझे लगता है, और इस साल जो 2022 में जिनको प्राप्त करना है वो बिल्कुल सैचुरेशन पर है। बिहार 92% पर है। मुझे लगता है कि इस इतना बड़ा काम हुआ है कोरोना के बीच में कि शुद्ध पेयजल, लेकिन प्रधानमंत्री का जो चेतावनी है, उनका कहना है कि सोर्स 12मासी होना और कितने साल तक होना। अगर 20 साल तक नहीं है तो मैं उसको परमानेंट सोर्स मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप ओपन ग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर लेकर आइए। कहीं प्रदूषित जल है तो आपको ओपन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स बनाने चाहिए। मतलब इतने लेवल पर है। लेकिन हाँ, एजेंसी राज्य है और इसलिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि काम राज्य सरकार करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी असेसमेंट के बगैर भारत सरकार इसकी घोषणा नहीं करेगी। अब वैसे कहना चाहिए एक और आपका मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग वाला, और पहले भी कई मंत्री रहे, बल्कि अकाली दल की मंत्री भी थी, लेकिन जितना होना चाहिए लोगों की अपेक्षा थी। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती, किसानों वाला मुद्दा भी, चाहे वो कानून आया नहीं है उसके बाद हट गया, लेकिन सबसे बड़ा संकट यही है, चाहे मध्य प्रदेश में आम अमरूद होता हो, जिसको आप कहें, उस इलाके में जहाँ दूसरे इस तरह के फल होते हैं, सब्जी होते हैं, और उसके लिए एपीडा भी कब से बना हुआ है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के इस आपके पास जो मंत्रालय है, क्या लगता है कि कुछ ऐसे समयबद्ध ढंग से कुछ चीज़ें हो सके जिससे कि किसानों का जो कुछ उत्पादन है वो सही जगह उसका उपयोग हो सके और उसका आमदनी भी बढ़ सके? पहली बार 137% बजट बढ़ा। ओडीओपी पूरे जिलों में तय हो गई, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर, और वो एक बेसिक होगा। किसान संपदा योजना सबसे लोकप्रिय योजना, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज भी है, मिनी फूड पार्क भी है, बाकी चीजें भी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय खान पान दुनिया में माना, मतलब पसंद किया जाता है, जरूरत भी है। चुनौती दो थी, मार्केटिंग ब्रांडिंग वाली एक भी भारतीय कंपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। दूसरा, उसकी क्वालिटी को लेकर, कंटेंट को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है, जिसका एपीडा की आपने बात की, एफएसएससीआई की आपने बात की है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातों पर फोकस किया, और पीएलआई स्कीम पहली बार आई है जिसमें 10 साल, मतलब 5 साल के भीतर हमको 10,000 करोड़ रुपया देना है भारतीय कंपनियों को। 3 कैटेगरी है, और उसकी पहली कैटेगरी में यही है कि हमारी कोई भारतीय कंपनी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए 50% पैसा भारत सरकार देगी। अगर वो 50 करोड़ लगाते हैं, 50 करोड़ हम देंगे। लेकिन ऑर्गेनिक की डिमांड सबसे ज्यादा है, निर्यात में तो सबसे प्रॉब्लम। दूसरी कैटेगरी है, मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा, वो जैविक और इनोवेटिव के लिए है। उसकी सेकंड कैटेगरी है, उसमें भी हम कंपनियों को पैसा दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के लिए पहली बार एक ही स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपया है, और वो ग्रांट नहीं है, वो ड्रा है। राज्य जितना खर्च कर सके उसकी तुलना में वो ले सकता है, कोई प्रतिबंध उसके सामने नहीं है। वो समय के पहले करना चाहे वो समय के पहले कर सकता है। और इसलिए हिमाचल ने का लक्ष्य था 2024, और वो 2022 में इस साल वो लक्ष्य प्राप्त करने वाले। तो आप यदि ओवरऑल अब हम मंत्र के चरण में आपसे जानना चाहते हैं कि चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, भारत का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ तो लोग निराश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब कल भी संसद में कोई कहने लगा जी सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। आप भारत का भविष्य किस तरह देखते हैं? हम लोग जब छात्र जीवन में थे तो हम लोग कहा जाता कि भारत माता विश्व गुरु के पद पर पहुंचेगी, इसके लिए काम करना। मैंने कहा ना कि देश के 2 बड़े राजनीतिक परिवर्तनों का मैं साक्षी रहा हूं। महामारी, कोरोना की महामारी का भी साक्षी रहा हूं। रूस और यूक्रेन के युद्ध का भी हम सब साक्षी हैं। मेरा विश्वास कहता है कि भारत माता दुनिया में सर्वोच्च पद पर बैठेगी। हम अपनी आंखों से देखेंगे, अगली पीढ़ी तो उसको भोगेगी भी, और आगे उसकी भूमिका रहेगी। हम शायद दृष्टा होंगे जब आजादी के 100 वर्ष होंगे। अभी 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। मैं इस 75 वर्ष का भी साक्षी हूँ। संसद के 50 साल, आजादी के 50 साल, उसमें भी संसद में साक्षी रहा हूँ। आजादी के 75 वर्ष का साक्षी हूँ। आजादी के 100 वर्ष होंगे तो हो सकता है कि मैं सक्रिय ना रहूं, लेकिन दृष्टा रहूंगा, लेकिन लोगों की सक्रियता देखूंगा। तब तक भारत माता दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होगी, ये मेरा भरोसा है। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम इसी बात पर विराम देते हैं कि भारत इस सारे सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयां, चुनौतियों, संघर्ष के बाद भी विश्व में सर्वोच्च स्थान पर होगा।
इस सूरज भाई, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस कार्यक्रम के बारे में आपकी जो राय हो इंडिया न्यूज़ को आप बताएं और हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत होगी। धन्यवाद, नमस्कार।